Good morning, good morning. Good morning, all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? कोई इको वगैरह तो नहीं आ रही है? कुछ लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम सेशन शुरू करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं? इको वगैरह तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम टॉपिक शुरू करें। लास्ट क्लास में वाइपो वगैरह हम बता चुके थे। वाइपो वगैरह का जो डिस्कशन है लास्ट क्लास में हो चुका था। अब वाइपो जब इफेक्ट में आया, इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, वाइपो इफेक्ट में आया था किस डेट को? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। देखो, वाइपो इफेक्ट में आया 26 अप्रैल से। तो 14 जुलाई को वाइपो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 26 अप्रैल को ये इफेक्ट में आया। 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड आईपी डे कब होता है, पेटेंट डे कह लो, ट्रेडमार्क डे कह लो, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये कब मनाया जाता है? तो वाइपो स्टैब्लिश हुआ 14 जुलाई को, इफेक्ट में आया, प्रभाव में आया 26 अप्रैल से। तो 26 अप्रैल को ही होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो 2023 में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वाइपो ने कराया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम क्या थी? वुमेन को इनकरेज करना। इस बार का जो थीम था वुमेन को इनकरेज करने के लिए, ये है देखो, इस बार का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल एवरी ईयर होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 2023 की थीम क्या थी? वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस बार का थीम था वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब अगर यूपीएससी पेपर बनाए तो थीम पे जरूर क्वेश्चन पूछता। ये पूछे ना पूछे, पर अगर यूपीएससी का पेपर होता तो बहुत चांस थे कि यही क्वेश्चन पूछता, थीम क्या है। यूपीएससी का अपना एक अलग स्टैंडर्ड, एक अलग पैटर्न होता है, ठीक है। यहां पर भी चांस तो है ही। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, आपसे मान लो थीम ना पूछे तो आपसे डे पूछ देगा। वर्ल्ड आईपी डे कब होता है? अप्रैल 26, अप्रैल 26। और 2023 में जो इवेंट हुआ है उसकी थीम क्या थी? वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो 2023, दो लाइन मैंने इस पे और लिख दी है। इन 2023 वाइपो सेलिब्रेटेड द कैन डू, मतलब विमेन कैन डू, विमेन कैन ऑल्सो डू इनोवेशन रिसर्च, उनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। तो वाइपो सेलिब्रेटेड द कैन डू एटीट्यूड ऑफ वुमेन इन्वेंटर, क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। तो 2023 वाला जो इवेंट है वो वुमेन डेडिकेटेड था। 26 अप्रैल को हर साल होता है। वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इसका थीम था। 2023 का वाइपो सेलिब्रेटेड द कैन डू एटीट्यूड ऑफ वुमेन इन्वेंटर, क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड। वुमेन को इनकरेज करने के लिए था इस बार वाला इवेंट। वुमेन इन ऑल रीजन, किसी भी क्षेत्र में पूरी दुनिया में, women in all region are shaping the world through their imagination, ingenuity and hard work, but often face significant challenges. दुनिया में कई जगह पर उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, नॉलेज में, रिसर्च के क्षेत्र में उनको आगे नहीं बढ़ने देते।
कई सारे कंट्री है जहाँ कट्टरवादी सोच है कि वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देते, वुमेन इक्वलिटी की बात नहीं करते, वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं वर्क करते। तो वही कह रहे हैं कि वुमेन इन ऑल रीजन आर शेपिंग द वर्ल्ड। बहुत सारे क्षेत्र में वुमेन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर अभी भी कई एरिया में चैलेंजेस हैं उनके सामने कि वो आगे बढ़कर नहीं आ पा रही। ये लिखा है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल एवरी ईयर 2023 का थीम विमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 2023 वाइपो सेलिब्रेटेड द कैन डू एटीट्यूड ऑफ वुमेन इन्वेंटर, क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड। तो हर क्षेत्र में वुमेन अच्छा कर रही हैं, कुछ जगह पे चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे उनकी स्थिति को इंप्रूव किया जाए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वाइपो ने 2000 ईयर में शुरू किया था इसको। वर्ल्ड आईपी डे जो होता है, इस इवेंट की शुरुआत वाइपो ने ईयर 2000 में की थी। किसके लिए? अवेयरनेस फैले आईपी के बारे में, लोगों को पता चले। इसका पर्पस था लोगों को अवेयरनेस हो पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, डिजाइन के बारे में, कि डेली लाइफ में इन चीजों का क्या इम्पैक्ट है। एंड टू सेलिब्रेट क्रिएटिविटी एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई क्रिएटर एंड इनोवेटर टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सोसाइटी को ग्रो करने में इनका क्या योगदान है। तो वाइपो ने इस इवेंट की शुरुआत ईयर 2000 में की थी। आईपी जो होते हैं उनको लोग समझें, उनके बारे में अवेयरनेस फैले, और जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं, एंड टू सेलिब्रेट क्रिएटिविटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय क्रिएटर इनोवेटर टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब, दूसरा इसका ये पॉइंट है। पॉइंट समझ आ गया? दोबारा देख लो। वर्ल्ड आईपी डे कब होता है? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल क्यों होता है? वाइपो इसी दिन इफेक्ट में आया था, प्रभाव में आया था। 2023 में थीम क्या रखा गया? वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्यों मनाया जाता है? वाइपो ने 2000 में इसकी शुरुआत की थी, लोगों को जागरूक करने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर दुनिया में इंप्रूवमेंट करने में, सोसाइटी और इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट में उनका क्या योगदान है। एक होता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक डे कब होता है? ये यूनेस्को ने शुरू किया अप्रैल 23। वर्ल्ड बुक डे, इसको पहले वर्ल्ड बुक डे भी कहते थे। तो वर्ल्ड बुक डे के नाम से था पहले, बाद में नाम चेंज करके वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कर दिया गया था। पहले इसका नाम वर्ल्ड बुक डे था, बाद में इसका नाम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कर दिया। ये कब होता है? 26 अप्रैल को आपने आईपी डे पढ़ा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, ये यूनेस्को ने शुरुआत की। तो वर्ल्ड बुक डे, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, is an annual event organized by UNESCO to promote reading, publishing and copyright. The first World Book Day was celebrated on 23 April 1995 and continues to be recognized on that day. 23 अप्रैल 95 को इसकी शुरुआत हुई थी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं एक लाइन भी इसमें छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। डेट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ इसमें कवर करो। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछ देगा तो ये ना रहे आपको आता नहीं है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। DPIIT बता दिया था, यूनाइडो का जिक्र करना था आज। पिछली क्लास में यूनाइडो का जिक्र आया था, पिछली क्लास में हमने यूनाइडो की चर्चा की थी, यूनाइडो के बारे में बात करनी है अभी। तो DPIIT पिछली क्लास में हमने पढ़ा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। ये नोडल डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट वाली यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइडो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्रीज में कैसे हो उसके लिए कोऑपरेट करता है, वर्क करता है। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड जिसका नाम है यूनाइडो। DPIIT उसके साथ भी कोऑपरेट करके काम करता है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। ये सब बात हम कर चुके थे पिछली क्लास में। अब यूनाइडो है क्या? यूनाइडो क्या चीज है? यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। 1966 में बना, वियना हेडक्वार्टर है। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था वर्ल्ड में मैक्सिमम हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की ज्यादातर हेडक्वार्टर या ज्यादातर एजेंसी ओवरऑल भी देखोगे, मैक्सिमम हेडक्वार्टर वर्ल्ड में जिनेवा, पर यूनाइडो का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना। वियना कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया।
वियना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, और वियना पिछले कई साल से मोस्ट लिवेबल सिटी भी चुना जा रहा है, रहने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। मोस्ट लिवेबल सिटी भी इसको कई साल से लगातार ये ऑनर मिल रहा है। तो यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइडो 1966 में स्टैब्लिश हुआ। वियना हेडक्वार्टर है जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है गर्ड मुलर, जर्मनी के। इस समय इसके जो हेड हैं गर्ड मुलर, जर्मनी। और ये यूएन में किसके अंडर आता है? वाइपो भी इसी के अंडर आता है, इकोसोक। यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनमें आता है ये। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में एक ऑर्गन का नाम इकोसोक। तो वाइपो जिसके अंतर्गत काम करता है, यूनाइडो भी उसके अंदर आता है, इकोसोक के अंतर्गत आता है। तो यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966 में बना। वियना हेडक्वार्टर, इसके हेड डायरेक्टर जनरल गर्ड मुलर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसोक। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन इकोसोक, वाइपो भी इसी के अंडर आता है, यूनाइडो भी इसी के अंडर आता है। टोटल मेंबर इसमें 171 है। इंडिया भी मेंबर है इसका, इंडिया भी इसका मेंबर है, इवन फाउंडर मेंबर है। इंडिया भी इसका मेंबर है, इवन फाउंडर मेंबर है। स्टार्टिंग से ही इंडिया जुड़ा हुआ है इसके साथ। 171 कंट्री टोटल मेंबर। तो इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। अब यूनाइडो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या इसका वर्क है, देखो यहां से पढ़ें यूनाइडो का काम क्या है। यूनाइडो का क्या वर्क है? यूनाइडो इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। यूएन के ही इकोसोक में आता है। तो यूनाइडो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद अ यूनिक मैंडेट टू, इसका मेन क्या काम है? टू प्रमोट, डायनामाइज एंड एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेम में लिखा हुआ है इसके। यूनाइडो यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका वर्क क्या है? इसका वर्क है प्रमोट करना, डायनामाइज करना, एक्सेलरेट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके नेम में ही लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में कैसे हो उसके लिए कोऑपरेट करता है, उसके लिए प्रमोशन वगैरह प्रयास करता है। इट्स मैंडेट इज रिफ्लेक्टेड, और इसका जो ये गोल है, इसका जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब ये नया वर्ड आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 में भी ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। क्या है वो? बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। ठीक है, तो इसका जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब ये नई चीज क्या आ गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या मतलब है, पहले ये देख लें। तो यूनाइडो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, डायनेमाइज करना और एक्सेलरेट करना। इसका मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 में भी रिफ्लेक्ट होता है। वैसे तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है टोटल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है। उन सबसे यूनाइडो यूनाइडो उन सब में कंट्रीब्यूट करता है, पर स्पेशली गोल नंबर 9 तो इसके काम को रिफ्लेक्ट ही कर रहा है। ये कह रहे हैं कि यूनाइडो का जो वर्क है, जो एक्टिविटीज हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सबसे ये कनेक्ट हो रहा है, सबसे रिलेट कर रहा है, पर 9 नंबर से स्पेशली लिंक हो रहा है इसका गोल। ये है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? पहले इसी को समझ लें। जो भी वर्ड आए पहले हम साथ साथ देखते चलें। देखो, ईयर 2000 जब था, न्यू मिलेनियम की बिगिनिंग थी, नए मिलेनियम की शुरुआत थी। तो यूएन ने मीटिंग कराई, यूएन मिलेनियम समिट। यूएन ने कराया यूएन मिलेनियम समिट। ईयर 2000 में न्यूयॉर्क में हुआ ये। यूएन मिलेनियम समिट न्यूयॉर्क। इस समिट में 8 इंटरनेशनल गोल आइडेंटिफाई हो गए। 8 इंटरनेशनल गोल्स वर आइडेंटिफाइड फॉर
global development, and these goals were known as Millennium Development Goals, और इसके लिए टारगेट ईयर डिसाइड हुआ 2015। मतलब ईयर 2000 में मिलेनियम ईयर था, यूएन ने मीटिंग बुलाई, सारे कंट्री आए, चाय नाश्ता हो गया, फिर डिस्कशन हुआ कि वर्ल्ड के सामने क्या चैलेंजेस हैं और किस पर हमें वर्क करना चाहिए। वर्ल्ड के सामने कौन कौन से कोर चैलेंजेस हैं और किस पर हमें एफर्ट करने चाहिए, हमारा आने वाला प्लान क्या होगा। किसी ने कहा वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, किसी ने कहा हेल्थ इंप्रूव करना, किसी ने कहा क्लाइमेट इंप्रूव करना। फाइनली 8 गोल डिसाइड हो गए। 8 गोल डिसाइड हो गए कि हमें 2015 तक इस पे वर्क करना है। 8 गोल इस मीटिंग में डिसाइड हो गए कि हमें 2015 तक इसको पूरा करना है, इस पे वर्क करना है। और इन 8 गोल को कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट में यू कैन से MDG। क्लियर है? तो ईयर 2000 में यूएन ने मीटिंग कराई, यूएन मिलेनियम समिट न्यूयॉर्क में हुआ। 8 गोल डिफाइन हो गए, 8 डिसाइड हो गया, 2015 तक हमें इस पर वर्क करना है, और ये हो गया MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब आया ईयर 2015। ईयर 2015 में फिर से मीटिंग कराई गई, रिव्यू किया गया कि ईयर 2015 में फिर से रिव्यू किया गया कि क्या वर्क पूरा हुआ, क्या पेंडिंग है, और कौन कौन से चैलेंज आ गए हैं। 2015 में फिर से मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, और ये जो 8 गोल प्रोग्राम है इसको अपग्रेड करके कर दिया 17 गोल प्रोग्राम, और भी इश्यूज को कवर कर लिया और डिफाइन कर दिया। तो MDG को बदल के कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको नेम दे दिया SDG, और 8 की बजाय 17 गोल कर दिए और टारगेट ईयर रिवाइज करके कर दिया 2030। तो 2015 न्यूयॉर्क में जब दोबारा मीटिंग हुई तो MDG को रिवाइज करके कर दिया SDG, जो कि 17 गोल प्रोग्राम है, और टारगेट ईयर रिवाइज करके 2030, और भी ग्लोबल इश्यूज को उसमें कवर कर लिया गया। तो 2015 न्यूयॉर्क MDG Millennium Development Goal were replaced by Sustainable Development Goals, that is SDG. What is SDG? 17 goals program, target year 2030. तो MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर रिप्लेस्ड बाय 17 गोल प्रोग्राम SDG और टारगेट ईयर 2030। तो क्या है SDG? अब SDG में 17 गोल हैं, तो यूनाइडो, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तो एक इंपॉर्टेंट इशू है ग्लोबल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है, 9 नंबर वाला जो लिखा है यूनाइडो उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। वैसे तो यूनाइडो 17 गोल सबके लिए वर्क कर रहा है, और भी एजेंसीज काम कर रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्रूव करना बहुत सारी एजेंसी काम कर रही हैं, यूनाइडो भी इससे जुड़ा हुआ है। पर 9 नंबर जो गोल है वो स्पेसिफिकली उसी काम के लिए, इंडस्ट्री रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के रिलेटेड 9 नंबर स्पेसिफिकली उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो यूनाइडो वैसे तो SDG से जुड़ा ही है, उसमें भी स्पेसिफिकली 9 नंबर से खासकर। समझ आया SDG का क्या मीनिंग है? तो 2000 में यूएन मिलेनियम समिट न्यूयॉर्क में हुआ, 8 गोल डिसाइड हुए जिनको MDG कहा गया। 2015 तक इस पे वर्क करना था, 2015 तक इसको अचीव करना था। इसके बाद 2015 में फिर से मीटिंग हुई, MDG को रिप्लेस करके 17 गोल प्रोग्राम SDG बना दिया।
SDG 17 गोल प्रोग्राम है, 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। इसमें जो 9 नंबर गोल है यूनाइडो स्पेशली उससे जुड़ा हुआ है। वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर आ रही है? वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं, पहले ये बताएं। लाइव में लोग जुड़े तो हैं पर चैट में बोल ही नहीं रहे हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है, दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्लियर है वॉइस स्टार्टिंग से ही, कोई दिक्कत तो नहीं? इको वगैरह तो नहीं आ रहा है? इको तो नहीं हो रहा है कोई स्टार्टिंग से ही? ओके। तो 17 गोल प्रोग्राम मैंने बताया, टारगेट ईयर 2030 है। अब एमडीजी में क्या थे और एसडीजी में क्या प्रोग्राम है? एमडीजी में क्या चीजें लिखी थी और एसडीजी में क्या प्रोग्राम लिखे हैं, एक बार हम देख लें। यूपीएससी में तो बहुत पूछता है एमडीजी एसडीजी, और एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आता है ये। स्टेट पीसीएस में तो नंबर के साथ पूछ लेता है कि एसडीजी में किस नंबर पर क्या लिखा है बताइए, वहां नंबर के साथ क्वेश्चन आ जाता है, इतना स्पेसिफिक पूछता है स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी में तो पूछ लेगा कि 4 नेम दे दिए, इसमें से कौन कौन एमडीजी में थे या कौन कौन एसडीजी में है। स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा और एब्सर्ड पूछता है, नंबर पूछ लेगा, नंबर के साथ बताओ एमडीजी ये है। तो वर्ल्ड के सामने अब आपको याद कैसे रहेगा ये, कैसे याद रहेगा? वर्ल्ड के सामने ग्लोबल चैलेंज, वर्ल्ड के सामने क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं आप बताओ? गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, एनवायरनमेंट है, शिक्षा है, यही तो है, और क्या है? वर्ल्ड के सामने ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? गरीबी, भुखमरी, बीमारी, शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, यही सब करना है वर्ल्ड को, तो वही सब लिखे होंगे। सबसे पहला एमडीजी की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एमडीजी। एमडीजी एमडीजी सबसे पहला, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दुनिया से गरीबी और भुखमरी को खत्म किया जाए। एक तो गोल ये है, होना ही चाहिए, जरूरी काम है। वर्ल्ड से इराडिकेशन मतलब उन्मुक्त करना, भारत को, ये पूरी दुनिया को इससे फ्री करना। तो वर्ल्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम इराडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी से दुनिया को मुक्त करना। एक तो ये गोल है एमडीजी का। सेकंड गोल है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिकी शिक्षा सभी को मिले। प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, प्राथमिकी शिक्षा सभी को मिले। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मेल फीमेल में जो भेदभाव है, विमेन को जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले। तो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, मेल फीमेल को बराबर समान माना जाए और महिला सशक्तिकरण किया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी और इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। अब ये 4 और 5 का क्या मतलब है? चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना और मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना, इसका क्या मीनिंग? एक वर्ड आपने सुना होगा आईएमआर एंड एमएमआर। एक वर्ड आपने सुना होगा आईएमआर एंड एमएमआर, दैट इज इन्फेंट mortality rate. MMR is maternal mortality rate. IMR MMR, infant mortality rate, maternal mortality rate. IMR का मीनिंग होता है नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स एवरी ईयर आउट ऑफ 1000, मतलब हर 1000 बच्चा जो पैदा हो रहा है, कितने ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है जन्म के समय?
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो हर 1000 बेबी जो बर्थ ले रहे हैं, कितने की एवरी ईयर, उसमें से 1000 में से कितने की हर साल डेथ हो जाती है, दैट इज IMR। तो जो डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप कर रहे हैं, और पुअर कंट्री जो है, वहां पर ये नंबर ज्यादा है। डेवलपिंग और पुअर कंट्री में ये नंबर ज्यादा है, तो वर्ल्ड के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, इसको कम करा जाए। और दूसरा होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिलने के कारण कितनी फीमेल हैं, कितनी प्रेग्नेंट वीमेन है, डिलीवरी के समय जिनकी डेथ हो जाती है प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिलने के कारण, ये नंबर 1 लाख में से निकालते हैं। तो MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन डेथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आउट ऑफ 1 लाख। 1 लाख में से कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है डिलीवरी के समय प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिलने के कारण। इंडिया के भी अपने कई सारे प्रोग्राम हैं इसको लेकर, जनानी शिशु सुरक्षा योजना, जनानी सुरक्षा योजना, ऐसे कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। कई तरह के प्रोग्राम हैं इसके लिए, कैसे इसको कम किया जाए। तो MMR, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट विमेन डेथ्स एवरी ईयर आउट ऑफ 1 लाख। IMR, number of infant death every year out of 1000, MMR, number of pregnant women death every year out of 1 lakh, IMR, MMR। तो राइजिंग इकोनॉमी और पुअर कंट्री, राइजिंग इकोनॉमी और पुअर कंट्री में तो ये एक मेजर चैलेंज है। तो मेजर चैलेंज है, तो इसको कम कैसे किया जाए, ग्लोबल चैलेंज भी है। तो इसीलिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इन दोनों को शामिल किया गया, जो लिखा है ना कि रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रही है वो बात। डेवलपिंग और पुअर कंट्री में ये मेजर इशू है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेलवे वाला जो चल रहा है ना, कई दिन से रेलवे आना है, अब थोड़ी सी उम्मीद है कि जल्दी ही आप देख लोगे उसका नोटिफिकेशन वगैरह। रेलवे का नोटिफिकेशन अब जल्दी ही देख लेंगे। लोको पायलट वगैरह की तो भर्ती आएगी, पर वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नहीं आएगा। लोअर लेवल की जो जैसे RRB नॉनटेक वगैरह की वैकेंसी जो आ रही थी, मतलब आए तो जेई तक का आ सकता है, लोको पायलट आएगा, जेई तक का आ सकता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि 24 में इलेक्शन अब सर पे है, बहुत टाइम तो है नहीं। तो अब नोटिफिकेशन अब आएगा तो भी कराते कराते 2-3 महीने लगेंगे, और वैकेंसीज ज़्यादा होती है, कई दिन पेपर चलता है, तो अब उसका सही टाइम है, नोटिफिकेशन जल्दी आपको दिखेगा। और जो बैच आप कर रहे हैं, SSC जेई कर रहे हैं, कई बच्चे पेटेंट वाला कर रहे हैं, तो जो कॉमन एरियाज हैं, कॉमन एरियाज तो मैं पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बार बार अलग अलग नाम से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉमन एरियाज हैं वो तो मैं कराऊंगा ही। RRB अगर आएगा तो उसका एक सेपरेट बैच, एक अलग फोल्डर करके बना देंगे, आपको उसी में से मिल जाए पूरी चीजें। बाकी जो जेई वाले बैच में पढ़ रहा है वो तो पूरा पढ़ ही रहा है, जो जेई वाले में कर रहा है वो तो पूरा ही पढ़ रहा है, ठीक है। पेटेंट वाले में अब आपका हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है, तो आप जीके करंट अफेयर कर रहे हो। इन्वायरमेंट के लेक्चर मैंने पेटेंट वाले बैच में डाल दिए हैं, लास्ट में इसको चाहो तो देख लेना। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे, लास्ट में चाहो तो उसको देख लेना, पहले बाकी सारा कंप्लीट कर लेना पेटेंट वाले में। तो SSC जेई वाले में तुम पूरा पढ़ ही रहे हैं, पर उसमें इंग्लिश SSC जेई के बैच का पार्ट नहीं है। SSC जेई वाला बच्चा कोई पेटेंट करना चाहता है तो SSC जेई वाले बैच के साथ वो इंग्लिश ऐड कर ले और टेस्ट सीरीज लगा ले, काम चल जाएगा। पेटेंट वाला जो बैच चल रहा है उसमें पेटेंट वाले का पूरा सिलेबस प्लस टेस्ट सीरीज उसी के अंदर ऐड है। टेस्ट सीरीज अलग से भी ओपन है और पेटेंट वाले बैच का भी पार्ट है, तो वो उसका कंप्लीट हो गया। SSC जेई और पेटेंट वाला बैच आरोहण पर, उसमें क्या डिफरेंस है, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं बार बार। SSC जेई वाले में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब है, GS के 7 सब्जेक्ट है। पेटेंट वाले में GS के नाम पे आपका जनरल साइंस है, IP का टॉपिक अलग है, IP वाला SSC में नहीं है। तो एक आपका जनरल साइंस, इसमें लाइफ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री होना है, दूसरा जीके करंट अफेयर होना है, तीसरा इन्वायरमेंट मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया है उसमें। SSC जेई में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों है, वो आपको पेटेंट वाले में नहीं पढ़ना। टेस्ट सीरीज पेटेंट वाले के बैच कोर्स में भी है, सेपरेटली भी अवेलेबल है, ठीक है। तो करंट अफेयर जीके जो मैं कराऊंगा वो आपका RRB वगैरह में भी काम आएगा, कॉमन एरिया है वो। टेस्ट सीरीज हम अलग से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का जो है उसका लेवल क्वेश्चन का थोड़ा और सिंपल रहता है बहुत। SSC जेई वगैरह का GS कर लिए हो तो वो
आरआरबी वगैरह में कोई लेवल नहीं है, बहुत सिंपल आता है जीएस वहाँ। पिछली बार भी जब हुआ था जीएस में तो परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत ही अच्छा था। जितने क्वेश्चन आए थे 2-4 छोड़ के लगभग बच्चों ने सब बनाए थे आरआरबी में। पुराने बच्चे तो बहुत सारे आरआरबी में जॉब कर भी रहे हैं इस समय। जीएस में लेके दिक्कत किसी को नहीं थी, पर यह है कि वैकेंसीज काफ़ी आएंगी उसमें। देखो अगला पॉइंट, तो 5 प्रोग्राम हो गए। इसके बाद आता है आपका कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। अभी जैसे ही आरआरबी का आएगा आप देखोगे ऑनलाइन ऑफलाइन सब शोर मचाना शुरू कर देंगे आरआरबी वैकेंसी, पर उसका सिलेबस तो देख लो। आपका जो पेपर होगा एसएससी जेई अक्टूबर में है, सितंबर में पेटेंट वाला है, फिर मान लो अक्टूबर नवंबर के आसपास आरआरबी पड़ जाएगा, तो सबके लिए अलग अलग बैच थोड़ी आप कर पाओगे। जिसको ओनली आरआरबी देना हो उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच हो सकता है, आरोहण पर भी फोल्डर बन जाएगा। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ जो एसएससी जेई का बैच कर रखा है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेटेंट वाले में जिसने कर रखा है उसको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 3 टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी तो आपका जो पेटेंट वाले का सिलेबस है वो तो पूरा हम कवर कर ही रहे हैं। आरआरबी वाले में टेस्ट सीरीज अलग से बेनिफिट कर सकती है। मतलब सबके लिए जिसको जितनी जरूरत है वो उतना करे, कहना मैं ये चाह रहा हूँ। आरोहण का सबसे बड़ा बेनिफिट है जिस पर जितनी जरूरत है उतना करना है। जिसका जो बैच बना हुआ है उसका सिलेबस पूरा पूरा उसमें अवेलेबल है। बार बार डाउट पूछ कर अननेसेसरी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। एसएससी जेई सीजीएल इनका एक पूरा फोल्डर बना है, आरआरबी का एक अलग पूरा फोल्डर होगा, पेटेंट वाले का एक पूरा फोल्डर होगा। पर एसएससी जेई का जो जीएस कर रहा है उसको जीएस पेटेंट वाले से जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसको इंग्लिश ऐड करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज ऐड करनी पड़ेगी, जो वहां पर नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। और एसएससी जेई का बैच आरआरबी में एज इट इज काम आएगा। एसएससी अगर आरआरबी किसी को टारगेट भी है करना है तो एसएससी जेई वाला बैच ही मैं प्रेफर करूंगा, वही एज इट इज काम आ जाएगा उसमें। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों को टैकल करना, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इंश्योर करना, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो, मतलब क्लाइमेट रिलेटेड बात हो गई। और एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाना जिसमें सब कोऑपरेट करें। आप कोई प्रोग्राम बनाओगे और कंट्रीज कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। एक ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करना जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो 8 प्रोग्राम हो गए। HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों खत्म करना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप करना और ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना जिससे विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो 8 गोल प्रोग्राम हो गया MDG। MDG। अब जब MDG को बदल के SDG लाया गया तो SDG में क्या चेंजेस किए गए? SDG जब लाया गया तो SDG के अंदर क्या चेंजेस किए गए? जब भी नया फॉर्म आता है ना, आपसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन में कोचिंग वाले लोग खुश हो जाते हैं कि सिलेक्शन तो होना है 2-3% बच्चों का, बाकी लोग आएंगे फंडिंग करने के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी चलाए, कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहा हो, वो खुश हो जाता है क्योंकि जैसे बेरोजगारी है या जॉब नहीं आ रही थी तो आप परेशान हो, आपसे ज़्यादा कोचिंग वाले परेशान थे। वैकेंसी नहीं आ रही है 2024, मैंने बोला इलेक्शन का टाइम, शुरू से बोल रहा हूँ ये साल वैकेंसीज मिलेंगी आपको। तो जैसे ही अभी ये नोटिफिकेशन आप देखोगे हर जगह मशरूमिंग शुरू हो जाएगी। आरआरबी जैसे यू सिविल सर्विसेज से बड़ा एग्जाम हो गया हो इंडिया में, और सिंपल एग्जाम है। जो आप एसएससी जेई का बैच कर रहे हो, अलग अलग पैसा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेई वाला बैच ही मैं रिकमेंड करूंगा, उसी से आपका ये कवर हो जाएगा। एसएससी जेई और पेटेंट वाले में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश का पार्ट अलग है, बाकी तो पूरा मैच कर रहा है वो। आईपी का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी अलग से करा दे रहा हूँ। तो टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। इतना ज्यादा लोग एक्साइटेड हो जाएंगे अभी आरआरबी आते ही कि बस पता नहीं नासा का एग्जाम हो रहा लग रहा है, और बच्चे बेवकूफ बन बन के थंबनेल देख देख के एडमिशन शुरू कर देंगे लेना। ऑलरेडी जो किसी बैच में पढ़ रहे हैं और एसएससी जेई की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं 3 महीने से, फिर दोबारा उनको बैच की जरूरत पड़ रही है। तो पैसा देते रहो, कोचिंग चलाते रहो, और क्या है। ठीक है,
कोचिंग की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप इवैल्यूएट ही नहीं करते हो किस एग्जाम में क्या सिलेबस है, कितना मैं पढ़ चुका हूँ, कितना डिफरेंस है दोनों में। और आरोहन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर चीज मॉड्यूल वाइज भी अवेलेबल कर दी कि किसी को ओनली इंग्लिश पढ़ना है तो ओनली इंग्लिश भी अवेलेबल रहे। वो इसीलिए किया मैंने कि बच्चे बार बार बेवकूफ ना बने, केवल एक टॉपिक है तो एक ही टॉपिक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 17 गोल प्रोग्राम, इसमें मैंने बताया यूनाइडो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए वर्क तो करता ही है, इसमें स्पेसिफिकली 9 नंबर जो है वो इससे संबंधित है। क्या लिखा है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा, यही हमने गोल की बात की थी अभी। तो 17 गोल प्रोग्राम में पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। अब आप एमडीजी एसडीजी दोनों को सामने रख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने गोल एमडीजी वाले ही हैं और कौन से ऐड हुए थे, कितने एमडीजी वाले ही हैं और कितने गोल इसमें ऐड हुए, सामने रख के दोनों को मैच कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित बात, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा। क्लियर हो गई बात यहां तक? वापस टॉपिक पर आए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र आया था जिसमें हमने ये बात कर ली। अब देखो यहां से लिखा था ना, यूनाइडो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद ए यूनिक मैंडेट टू प्रमोट, dynamize and accelerate industrial development. Its mandate is reflected in Sustainable Development Goal 9 number. Sustainable Development Goal 9 number. 9 नंबर गोल में भी इसका काम रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही लिखा हुआ था 9 नंबर में। पर यूनाइडो पूरे एसडीजी को भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट सपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली 9 नंबर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यूनाइडो का विजन ये है, इज अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी एंड हंगर वेयर इंडस्ट्री ड्राइव लो एमिशन। लो एमिशन किस चीज का? कार्बन एमिशन। लो एमिशन की बात कर रहा है, एमिशन का मतलब यहाँ पे कार्बन एमिशन, जिससे एनवायरमेंट इंप्रूव हो, improve living standard and preserve the livable environment for present and future generation, leaving no one behind। तो यूनाइडो का मिशन है कि दुनिया में सबके हित में काम हो, गरीबी, भुखमरी इससे छुट्टी मिले, इंडस्ट्री जो है कार्बन एमिशन कम करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो और लिवेबल एनवायरनमेंट सबको मिले, आज की जनरेशन को भी और आने वाले को भी। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच है यूनाइडो की कि इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से वर्क करें कि कार्बन एमिशन कम आए। वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, प्रोसेसिंग कर रही हैं, उससे जो कार्बन एमिशन आ रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो यूनाइडो का एक काम तो कि इंडस्ट्री जो है वो कैसे अपने कार्बन एमिशन को घटाएं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन के हित में क्या हो और दुनिया से गरीबी, भुखमरी कैसे खत्म हो। तो यूनाइडो सपोर्ट करता है अपने 171 मेंबर कंट्रीज को 4 बेसिक चीजों पे काम करके। क्या क्या? यूनाइडो प्रोवाइड करता है सपोर्ट अपने मेंबर कंट्री को 4 मेन फंक्शन। क्या क्या सपोर्ट करता है? टेक्निकल सपोर्ट करता है, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज, ये एक हो गया। क्या 4 काम है? पहला है टेक्निकल कोऑपरेशन, दूसरा है एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस, सलाह देने का काम, तीसरा है नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड रिलेटेड एक्टिविटी, और चौथा है फोस्टरिंग पार्टनरशिप, फॉर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यूनाइडो का वर्क क्या है, कैसे सपोर्ट करेगा? आप बार बार सुन रहे हैं कि यूनाइडो कोऑपरेट करेगा, यूनाइडो सपोर्ट करेगा। किस तरह का सपोर्ट? यूनाइडो अपने मेंबर कंट्रीज को 4 एरिया में 4 तरीके से हेल्प करता है, टेक्निकल कोऑपरेशन, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड रिलेटेड एक्टिविटी और फॉस्टरिंग पार्टनरशिप, नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में पार्टनरशिप। यूनाइडो वर्क इज कंसंट्रेटेड, और यूनाइडो का जो काम है 3 फोकस एरिया पर, एंडिंग हंगर की फोकस इसका, यूनाइडो वर्क इज कंसंट्रेटेड ऑन 3 फोकस एरिया, एंडिंग हंगर, स्टॉपिंग क्लाइमेट
ब्रेकडाउन और सपोर्टिंग सस्टेनेबल सप्लाई चेन। मेन जो एजेंडा है वो इस पर है। तो यूनाइडो अपने मेंबर कंट्रीज को किन एरियाज में सपोर्ट करता है और यूनाइडो का फोकस क्या है? यूनाइडो अपने मेंबर कंट्रीज को किन एरिया में सपोर्ट करता है और यूनाइडो का फोकस गोल क्या है, क्यों करता है सपोर्ट? वो हंगर कम करना चाहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, क्लाइमेट को बर्बाद ना करें, और सस्टेनेबल सप्लाई चेन इंश्योर करना, इंडस्ट्री वगैरह जिससे प्रॉपर चलती रहे, कंट्रीज को सर्विसेज गुड्स सब मिलता रहे। तो यूनाइडो वर्क इज कंसंट्रेटेड ऑन 3 फोकस एरिया: एंडिंग हंगर बाय हेल्पिंग बिजनेसेस फ्रॉम फार्म टू फोर्क, स्टॉपिंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, इनको बढ़ावा दिया जाए, एनर्जी एफिशिएंट चीजों को प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रियल का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो। भाई रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओगे, क्लाइमेट को आप कह रहे हो ठीक करना, क्लाइमेट को ठीक कैसे करोगे? क्लाइमेट का प्रॉब्लम है कि आप जितना ज्यादा कोल बर्निंग वगैरह कर रहे हो, जितना ज्यादा एनर्जी इनटेक हो रहा है, उतना बर्बादी हो रही है। तो कैसे एनर्जी एफिशिएंट चीजों को प्रमोट किया जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसी पर काम कर रहा है यूनाइडो। कैसे भुखमरी, गरीबी खत्म हो, क्लाइमेट को इंप्रूव कैसे करें, ग्रीन हाउस गैस को कैसे घटाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस को बढ़ाया जाए, और सस्टेनेबल सप्लाई चेन को इंश्योर करना। इंडिया फाउंडर मेंबर है यूनाइडो का पहले से ही। तो यूनाइडो का एक जगह जिक्र आया था, ये हमने बता दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी मैंने आपको समझा दिए, 17 गोल प्रोग्राम यहाँ पीडीएफ में ऐड भी कर दिया है। नेक्स्ट इज इंडियन एजेंसी डीपीआईआईटी का जिक्र हुआ था। डीपीआईआईटी हम बता रहे थे, वहीं पर यूनाइडो की चर्चा हुई। डीपीआईआईटी जो इंडिया का एजेंसी है, वहीं पर जिक्र आया था यूनाइडो का कि डीपीआईआईटी यूनाइडो के साथ भी कोऑपरेट करके काम करता है। डीपीआईआईटी यूनाइडो के साथ कोऑपरेट करके वर्क करता है, वहीं पर यूनाइडो का जिक्र आया, और यूनाइडो में पढ़ते हुए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र आया। दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। डीपीआईआईटी से जुड़कर यूनाइडो का जिक्र आया, और यूनाइडो के साथ ही हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहां तक की बात खत्म। नेक्स्ट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 97 में स्टैब्लिश हुआ है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 97 में स्टैब्लिश हुआ। एम क्या है? टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका पेपर कंडक्ट करने जा रही है, क्या इसका पर्पस है? 1997 में ये स्टैब्लिश हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। इंटरव्यू में पूछ बैठेगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 97 में स्टैब्लिश हुआ, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। एम क्या है? एम पे फोकस करो। टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट, क्या? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर। किस सेक्टर में काम करना? जैसे कि हेल्थ केयर, एक्रीडिशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, क्वालिटी प्रमोशन, क्वालिटी असेसमेंट, इन एरियाज के लिए वर्क करता है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 97 में स्टैब्लिश हुआ। एम है टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना और उनको बढ़ावा देना। स्टैब्लिश करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, स्टैब्लिश करना और प्रमोट करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर। तो सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, दोनों के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, उनको प्रमोट करना। सोशल सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर हो, उनके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना और उनको प्रमोट करना। तो सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे इंडस्ट्रीज हो गई इकोनॉमी रिलेटेड, हेल्थ केयर हो गया सोशल सेक्टर, उसी तरह से क्वालिटी प्रमोशन, क्वालिटी असेसमेंट, ये सारे काम करता है। ये सोशल इकोनॉमिक दोनों को कवर कर रहा है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर लाइक एक्रेडिटेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल, क्वालिटी प्रमोशन, क्वालिटी असेसमेंट।
हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया was established as a national body for accreditation through a ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी का क्या मतलब? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब बना था तो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था। जब बना था तो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो जुड़ी हुई थी। एसोचेम, सीआईआई एंड फिक्की। इनके फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। एसोचेम का फुल फॉर्म, सीआईआई का फुल फॉर्म, फिक्की का फुल फॉर्म। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ था तो ट्रिपल पी मॉडल, ट्रिपल पी का मतलब लिखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी जब बनी थी, जिसमें गवर्नमेंट और 3 इंडस्ट्री एसोसिएशन शामिल थे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860। सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत आता है। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जब पुराना नाम था डीपीआईआईटी का, डीआईपीपी पहले नाम था, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, इसी को फिर डेजिग्नेट किया गया नोडल पॉइंट है। मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया संबंधित जो मामला होगा वो डीआईपीपी डील करेगी। अब ये डीपीआईआईटी हो चुका है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित जो मामले होंगे वो डीआईपीपी डील करेगा। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड हुआ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। डीआईपीपी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सीजीपीडीटीएम भी डीपीआईआईटी के अंतर्गत आता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसी के अंडर आता है। तो डीपीआईआईटी कॉमर्स मिनिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर कई सारी एजेंसी काम करती हैं, जैसे डीपीआईआईटी के अंदर ही आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सीजीपीडीटीएम, ये सब इसी का पार्ट है। अब फिर से पढ़ो इसको। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश जब हुआ था तो ट्रिपल पी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बना था, जिसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन तीनों ये शामिल थे। सोसाइटी एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। ऑटोनोमस संस्था है। डीआईपीपी इससे संबंधित मामलों को डील करती है। डीआईपीपी अब इसका नाम डीपीआईआईटी है। ये नोडल पॉइंट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मामले हैं उनको डील करने का। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। क्या काम? असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। क्या चीज? प्रोडक्ट का असेसमेंट करना, सर्विसेज का असेसमेंट करना, जो प्रोसेस हो रहे हैं उनका असेसमेंट करना। इट प्लेज अ पिवोटल रोल, की रोल एट द नेशनल लेवल, प्रोपगेटिंग adoption and adherence to quality standards in all important spheres, education, healthcare, environment, इन सब एरिया से रिलेटेड जो काम है उसमें क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह को इंश्योर करना कि वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, असेसमेंट ऑफ सर्विसेज, असेसमेंट ऑफ प्रोसेस। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेशनल लेवल एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रोपेगेट करने में, एडॉप्ट किए जा रहे हैं कि नहीं। तो प्रोपेगेटिंग, एडॉप्शन एंड एडहेरेंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, जो जो एरिया की हम बात कर रहे हैं इनका काम है क्वालिटी स्टैंडर्ड को तैयार करना और प्रमोट करना और ये इंश्योर करना कि ये सब चीजें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज का? प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, प्रोसेस का। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल लेवल पर प्रोपगेट करना, एडॉप्ट करना, एडहेरेंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, इन सब एरियाज में। इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोगों की हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। जैसे मान लो हेल्थ केयर में क्वालिटी की बात करें तो हेल्थ केयर में अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो होंगे
तो लोगों का वेलबींग, लोगों की हेल्थ बेटर होगी। इसी प्रकार एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इंडस्ट्री बेटर काम होंगे, सोशल सेक्टर में अच्छा काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग दोनों इंप्रूव होगा। अगर आप क्वालिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, यही तो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, और अगर आप इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्वालिटी फॉलो हो रही है, तो अल्टीमेटली तो पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा इन चीजों का। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, और अगर वो फॉलो होंगे तो अल्टीमेटली वो पब्लिक के हित में रहेगा। क्यों आप लोग जर्मनी, जापान, यूरोप, इन सब के एग्जाम्पल देते हैं हेल्थ केयर को लेके, एनवायरमेंट को लेके? अगर वो अपने यहाँ पे फॉलो होंगे तो ओवरऑल क्या होगा, लोगों की लाइफ में उसका इंपैक्ट दिखेगा। ये वाला टॉपिक ऑफिस ऑफ CGPDTM, ये एज इट इज नोटिफिकेशन से लिया गया है। सारी चीजें मैंने इवेल्युएट कर ली हैं, जहां जहां जितनी भी काम की चीजें हैं वो सब PDF में मैंने इसमें ऐड करता गया हूं मैं। तो CGPDTM, और इस बात का ध्यान रखा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट साइड से डाटा मिले और इंटरनेशनल लेवल पे वाइपो रिलेटेड हो। मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूँ, PDF में अगर आपको कोई चीज चेक करनी हो कि सर ये ऑथेंटिक है कि नहीं, हम इस पर रिलाई करें कि नहीं करें, क्या कोई बुक पढ़ें, बुक की जरूरत नहीं है, बुक की कोई जरूरत नहीं है। जितनी PDF में दे रहा हूँ उसमें सारा कुछ A to Z लिखा हुआ है और प्रॉपर फ्लो में पढ़ने में आएगा। मैं चाहता तो उसको 2-2 लाइन में भी लिख सकता था, पर थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिखा है कि जब एक फ्लो बनता है रीड करते समय, अपने आप से भी कोई रीड करे तो फ्लो में सारी चीजें समझ में आए। लेक्चर देख ले तो बेस्ट है, पर अगर लेक्चर मान लो कोई बच्चा नहीं भी देख पाया, शेयर करते करते PDF मिल गई कहीं, तो PDF अगर वो रीड करे तो भी उसको सब समझ में बहुत सिंपल भाषा में आए। ठीक है, टफ वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं किया, कहीं टफ वर्ड आया तो मैंने चेंज कर दिया है उसको। और ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि वाइपो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो ऑथेंटिक डाटा है वहीं से लिए गए, एक जगह सारा नहीं मिलेगा वैसे भी आपको ये। तो CGPDTM ये आपके नोटिफिकेशन का पार्ट है। अब नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट का ही है तो गलती तो नहीं हो सकती। तो CGPDTM के बारे में अब आप इंटरव्यू में जाओगे या मेंस में जाओगे, डिपार्टमेंट संबंधित बात तो पूछ ही सकता है कि किस तरह का डिपार्टमेंट है, क्या काम होगा, थोड़ा आइडिया दीजिए। तो CGPDTM फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। हालांकि अब आपको बड़ी सिंपल सी लगेगी ये बात। द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एडमिनिस्टर्स द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ, IP लॉज। IP लॉ के बारे में इसने एक्ट लिख भी दिए हैं, मैं पहले बता चुका हूं थोड़े बहुत एक्ट के नंबर। पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 99, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। अब ये जो नोटिफिकेशन में लिख रखे हैं ये एग्जाम के क्वेश्चन है। पेटेंट एक्ट में क्या नियम लिखे हैं, कितने साल के लिए पेटेंट मिलता है, कब रिवोक किया जा सकता है, ट्रेडमार्क कितने साल के लिए वैलिड होता है, किस एक्ट में आया था, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, प्री में भी मेंस में भी। तो द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एडमिनिस्टर द IP लॉज। और सबसे आसान टॉपिक होगा, मैं आपको बताऊं, पेपर में अगर आपने एक क्लास पूरी कर ली है, PDF पढ़ ली, पैड से टिक कर दोगे। एज इट इज पूछेगा क्या, मैं फिर भी तुम्हें 2 कदम आगे पढ़ा रहा हूं, पूछेगा आपसे कॉपीराइट एक्ट ईयर बताओ कौन सा है, सीधे टिक करो, दांत से टिक कर दो 1957। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से ट्रेडमार्क किसके लिए है, लिख देगा कार की डिजाइन, फिर एक लिख देगा किसी कंपनी का ब्रांड एंड लोगो नेम, तीसरा ऑप्शन लिख देगा कोई मूवी बनी है उसके लिए, किसके लिए ट्रेडमार्क अप्लाई होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन बन जाएगा, 4 नाम दे दिए, इसमें पेटेंट किस पे लगेगा, कोई मूवी, कोई म्यूजिक, ठीक, कोई मेडिकल वैक्सीन, तो कौन किस नेचर के लिए है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक्ट के ईयर पूछेगा, कौन किस पर अप्लाई होता है, वाइपो की फुल फॉर्म क्या है, वाइपो का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडिया वाइपो में कब जुड़ा, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे आसान इसलिए है, टोटल PDF आपकी मुश्किल से 30 पेज के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, प्लस क्लासेस में पूरी करा रहा हूं। उतने में से आपका 15 मार्क्स का प्री में और 20 मार्क्स का मेंस में, 35 मार्क्स तो वैसे फ्री फंड के हो गए इतनी क्लासेस से और इतने इसमें से। जबकि आपको जनरल साइंस पढ़ना पड़ता है 60 आवर्स, 30 आवर लाइफ साइंस, 30 आवर फिजिक्स केमिस्ट्री, तब जाके जीके करंट अफेयर 50 आवर्स से ऊपर पढ़ना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। ये तो बिल्कुल टू द पॉइंट इसने बोल दिया, यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सबसे अच्छा सिलेबस ने इसी का बताया है कि यहीं से पूछूंगा। लिख रखा है IP, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटी, IP लॉज इन इंडिया, 3 ही 4 एरिया लिख दिए साफ साफ, यहीं से क्वेश्चन बताओ। तो इससे कम सिलेबस तो नहीं हो सकता किसी का, और 35 मार्क्स का यही है। ये छोड़ के कोई चला जाए तो इस पेपर में कुछ नहीं हो सकता।
सब इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, एप्टी रीजनिंग सब अच्छा करेंगे, मुझे मालूम है। एप्टी रीजनिंग में फाइट नहीं है, एप्टी रीजनिंग सब अच्छा करके आएंगे। मैक्सिमम क्राउड तो इंजीनियरिंग वाला है। एप्टी रीजनिंग सब अच्छा करेंगे, फंसेंगे कहाँ? 3 ही 4 एरिया। एक तो इंग्लिश में गड़बड़ करेंगे, काफी लोग गड़बड़ करेंगे इंग्लिश में। आईपी वाला जो मैं करा रहा हूं, जो ये पीडीएफ पढ़ के चला जाएगा वो गड़बड़ नहीं करेगा। क्लास जो कर गया, पीडीएफ जो पढ़ गया, आईपी की चिंता दूर। दूसरा फंसेंगे जीके एंड करंट अफेयर में, और तीसरा जनरल साइंस। ये 3 ही टॉपिक है जहां पर फंसने के चांस हैं। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश कई लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, क्या पूछेगा। इंग्लिश हमने जो करवाई है आरोहण पर, ग्रामर पोर्शन को ही ज्यादा ध्यान रखा गया है। अभी 2-3 लेक्चर उसमें और ऐड होंगे जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश में ऐड हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस आपको और करा दिए जाएंगे। अभी कुछ लेक्चर ऐड कराने हैं, इस वीक में हो जाएगा। तो इंग्लिश के जितने लेक्चर डाल दिए हैं, कुछ लेक्चर और इस वीक में आएंगे। अब तुम्हारा बचा क्या? केवल डिसाइडिंग फैक्टर है इंग्लिश, जीके करंट अफेयर और जनरल साइंस। आईपी अगर ये कर लियो तो इसकी चिंता दूर। इन 3 में गेम होगा। जनरल साइंस में जितना मैं करा रहा हूँ क्लास के अंदर, लाइफ साइंस खत्म हो जाएगा 20 तक, 2021 को खत्म कर दूंगा मैं। 15 के आसपास क्लास हो चुकी है। उसके बाद शुरू करने वाला हूँ 20 तारीख के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहले शुरू करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सीधे आंसर बने दिखेगा आपको। तो पहला टॉपिक शुरू कर दूंगा मैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थोड़ी सी क्लासें फिजिक्स केमिस्ट्री की हो जाएंगी तो पैरेलल फिर मैं जीके करंट अफेयर शुरू कर दूंगा। 20 अगस्त तक मेरा टारगेट है कि आपको फ्री कर दें। आईपी अभी खत्म थोड़ी हो रहा है, आईपी अभी चलेगा 2-4 क्लास। तस्लीम, 20 तारीख तक आप मान के चलो, 18-20 तारीख तक मैं आईपी का टॉपिक खत्म कर दूंगा। 20-21 के आसपास लाइफ साइंस आपका चल रहा है लाइव में, वो भी लाइव चल रहा है 6:30, वो भी खत्म हो जाएगा 20-21 को। तो आपका आईपी का टॉपिक 20 तक मैक्सिमम, लाइफ साइंस 21 के आसपास मान के चलो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लाइव क्लास आपकी ये चल रही हैं, दोनों फ्री हो जाएंगी। एप्टीट्यूड आपका वीक में 3 डेज चल रहा है, ओनली 3 डेज, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन, उसमें भी क्वांट चल रहा है अभी। तो जब मैं ये खत्म कर दूंगा लाइफ साइंस वाला, फिर मैं शुरू कर दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जेई में भी आएगा, आरआरबी में भी आएगा, फिर आपका बीपीएससी एई में भी, बीपीएससी में भी आना है, पीसीएस में भी काफी पूछता है बीपीएससी में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री करा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही क्लास चल रही होगी लाइव। तो जब 4-5 लेक्चर हो जाएंगे तो 25-27 तक आते आते जीके करंट अफेयर वीक में 4 दिन 5 दिन शुरू कर दूंगा मैं। तो उधर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होगा, जीके करंट अफेयर अपना रेगुलर चलता रहेगा। 20 अगस्त तक मेरा टारगेट है कि मैं आपको फ्री कर दूं। क्लियर है? सब कुछ पढ़ाकर। और इतना कह सकता हूं, तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। जितना जीएस में इतने साल से करा रहा हूं, एक यही एक्सपीरियंस बच्चों का भी रहा है, मेरा भी रहा, कि जितना करा दिया जाएगा, आप ये नहीं शिकायत करोगे कि कहीं और से पढ़ के किसी ने और ज्यादा बना दिया है। ये मैं एश्योर कर सकता हूं कि जितना कराऊंगा पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, कि उससे ज्यादा तुम्हें ये नहीं रहेगा कि उससे ज्यादा कोई और करके आया है। पर पॉइंट ये है कि उतना तुम पढ़ पाओ। मैं कितना पढ़ा दूं, नई कॉपी पलटोगे, नई एक बार भी देखोगे, सिंगल बार भी रिवाइज नहीं करोगे, टीचर कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार हर क्लास में 10 मिनट इस बात को दे रहा हूं। इसी बैच से आप देखोगे कितने सिलेक्शन होंगे, कई सिलेक्ट होंगे और कई नहीं होंगे। तो ये खुद को सेल्फ इवेल्युएशन करने की बात है कि क्यों नहीं हो रहा। रिजल्ट मुझे खुद को पता है कि इस बैच के सिलेक्शन बहुत ज्यादा होने हैं। आरोहण पर क्राउड ही इतना है कि जीएस तो सब अच्छा करके आएंगे। जीएस में ही प्रॉब्लम है, एप्टी रीजनिंग में किसी इंजीनियर को दिक्कत नहीं है। तो जो सेलेक्ट होंगे और जो नहीं होंगे, तो नहीं होने में खुद को इवेल्युएट करना, भाई क्यों नहीं हो रहा है। बाकी बच्चे तुम में से ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोग नहीं हो रहे। तो कोई जो है बेचारा मेहनत कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर दे रहा है, कई लोग नहीं देख रहे, कैजुअली ले रहे। ओवर कॉन्फिडेंस में कई लोग होंगे तो भी दिक्कत है। पढ़ाने से ज्यादा जरूरी ये है जो मैं भी बोल रहा हूं। पढ़ा तो देंगे ही, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी टाइम है, अभी उठ जाओ, कैजुअली मत लो चीजों को। और ऐसे 50 एग्जाम के चक्कर में मत भागो जिनका 50% सिलेबस वेरी कर रहा हो। एक बार में वही पेपर दे सकते हो जिनका 80% सिलेबस मैच करे। जैसे अभी जो एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हारा पेटेंट है या तुम्हारा आरआरबी है या एसएससी जेई है, सिमिलर नेचर के एग्जाम है, इनको दे सकते हो। पर इसके साथ अब कोई कहे सिविल सर्विसेज दे तैयारी कर लेता हूँ, एक कहे मैं अभी ईएस दे देता हूँ तुरंत ही, तो 2 महीने 3 महीने में जो पेपर होने, एक साथ 50 चीजों में मत पढ़ना। माइंड क्लियर रखना क्या करना है। 50 चीजों में पढ़ोगे तो एक भी नहीं निकलेगा। ये क्लियर कट बात है जो मैं हमेशा बोलता हूं। तो कितनी बार भी रिपीट कर लूं, कई लोग नहीं मानेंगे, गलती करना है तो करेंगे ही। ठीक है। द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये एडमिनिस्टर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ
ये सब चीजों से संबंधित काम है इसका। CGPDTM is also the registrar of copyright. It is also the registrar of copyright, registrar of semiconductor IC chip, plant design। मतलब आईपी के जो भी इंडिया में काम है इसके अंतर्गत आ रहा है, सिंपल सी बात। आईपी रिलेटेड जो भी वर्क है CGPDTM के अंतर्गत आ रहा है। CGPDTM भी किसका ऑफिस है? DPIIT का। CGPDTM भी किसका ऑफिस है, किसके अंतर्गत है? DPIIT, अंडर DPIIT। CGPDTM किसके अंडर वर्क करता है? DPIIT। तो द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एडमिनिस्टर द, ये सब एक्ट लिख दिए। और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन वगैरह जो करना है, उसका एग्जामिन करना है, एप्लीकेशन को देखना है, वो सब यही डिपार्टमेंट करेगा। तो जो भी आईपी है, तो आईपी के सब लाइन से नाम लिख रखे हैं। अब कह रहा है कि CGPDTM इसका हेडक्वार्टर कहां पर? द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ CGPDTM। अब यही क्वेश्चन है, CGPDTM का हेडक्वार्टर मुंबई। CGPDTM का जो हेडक्वार्टर है मुंबई। जो एग्जामिनर जो होंगे, ट्रेनिंग वगैरह कहां पर कराई जाएगी? ट्रेनिंग वगैरह यहां पर होती है RGNIIPM, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नागपुर में है। ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर होगी। ये CGPDTM का ही डिपार्टमेंट, CGPDTM का ही एक ऑफिस है। ट्रेनिंग वेनिंग जो होगा वो सब यहाँ। तो CGPDTM ये सब आईपी जो लॉज हैं, ये सब एग्जामिन करना, एप्लीकेशन फाइल करना, इसी में जाएगा सारा कुछ, यही अप्रूवल देगा। इसका अपना हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसका एक ऑफिस राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी RGNIIPM, जो कि नागपुर में है। नागपुर में है, CGPDTM के अंडर आता है ये। पेटेंट ऑफिस जो इनका बना है, पेटेंट ऑफिस 4 जगह पे है, चारों मेट्रो सिटी याद कर लो, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चारों कैपिटल, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चारों डायरेक्शन में हो गए। नॉर्थ की तरफ दिल्ली हो गया, और इसमें आपका वेस्ट में मुंबई हो गया, साउथ चेन्नई, ईस्ट कोलकाता। पेटेंट ऑफिस के चार जगह पेटेंट ऑफिस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का जो है वो 5 जगह पे है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वाला 5 जगह पे, तो 4 तो कॉमन हो गए। याद रखने का तरीका सिंपल है, पेटेंट वाले जो 4 हैं, ट्रेडमार्क वाले भी चारों कॉमन। अहमदाबाद एक और जोड़ लो, पेटेंट वाले भी 4, पेटेंट वाले भी 4 और ट्रेडमार्क वाले भी 4, ये चारों कॉमन हो गए। अहमदाबाद 5वां हो गया। जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला जो है वो आपका चेन्नई, डिजाइन संबंधित जो है वो कोलकाता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो अलग अलग बातें हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, सबके अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं। कॉपीराइट ऑफिस और सेमीकंडक्टर वाला जो है दिल्ली, यहां भी लिखा हुआ है। RGNIIPM बता ही दिया, नागपुर। RGNIIPM तो ऑलरेडी बता दिया, ये आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये वाला पार्ट ऊपर जो लिखा हुआ है, कौन से ऑफिस कहां पर है, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ऑफिस लोकेशन कहां पर है, इंटरव्यू में पूछ बैठेगा। RGNIIPM जो मैंने बताया अभी, इनका क्या काम है, अब इनका फंक्शन क्या है? RGNIIPM नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर ट्रेनिंग, देखो लिखा है ना, ट्रेनिंग। मैनेजमेंट का काम जो है, रिसर्च का जो काम है, एजुकेट करने का जो काम है आईपी के क्षेत्र में, ये सारी चीजें यही डील करता है। RGNIIPM इन्हीं का काम है। नागपुर में सेंटर है, ट्रेनिंग कराना, मैनेजमेंट देखना, रिसर्च, एजुकेशन, ये सारी चीजें ये हैंडल करेगा। The main objective of this institute are to cater to the need of training of examiner। एग्जामिनर जो होंगे, जिनके रिक्रूटमेंट होंगे, उनको ट्रेनिंग संबंधित जो सपोर्ट है वो यहीं से मिलेगा। ट्रेनिंग संबंधित सपोर्ट यहीं से मिलेगा। The main objective of this institute are to cater to the need of training of examiner of patent design, trademark and GI, IP professional, IP manager, imparting basic education to user community, government functionary, stakeholder, जो इन चीजों में जुड़े हुए हैं। इन चीजों संबंधित जो भी ट्रेनिंग वगैरह का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है, वो सब डील करेगा RGNIIPM। क्लियर हो गई बात?
The main objective of this institute are to cater एक मिनट। ये रेलवे का कोई डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। ऑथेंटिक है कि नहीं ये नहीं पता, क्लास के बाद मैं एक बार चेक कर लूंगा। देखो, एक आजकल एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि साइबर क्राइम का लेवल कितना बढ़ गया है। फेक वेबसाइट बना देंगे, मान लो रेलवे के नाम से फेक वेबसाइट बना दी, उस पर फॉर्म फ्लोट कर दिया, जेई का फॉर्म आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट भी फर्जी है, इन्फॉर्मेशन भी फर्जी है। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आ जाए, पेशेंस के साथ सोच समझ के तब फॉर्म भरें। ऐसा ना हो 1000 रुपए का फॉर्म भरवा दे बिना मतलब का, वेबसाइट भी फर्जी और पूरा ही गलत है वो। उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा, कोचिंग के चक्कर में ये नहीं पढ़ना चाहिए। आरआरबी को लेकर पिछले 8 महीने में तुम उठाकर देख लो, ऑनलाइन में चेक कर लो, रोज मैसेज कर रहे हैं लोग, अगले हफ्ते टेंटेटिव डेट निकाल रखी है आरआरबी की, सिर्फ इसलिए कि उनके बैच बिक जाएं, बच्चे एनरोल कर लें और बच्चा बेवकूफ बने। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑथेंटिक अगर आएगा तो रेलवे अपने आप ही नोटिफाई कर देगा, पर कोई इतना इंटरनल इंफॉर्मेशन लेकर नहीं बैठा हुआ है। फिर 1 साल से झूठ बोल रहे हैं लोग, अब आ रहा है, तब आ रहा है, मार्च में आ रहा है, फिर अप्रैल में आ रहा है, फिर जुलाई में आ रहा है। जब नोटिफिकेशन आ जाए तब उसको मानो। आप सिर्फ अपने लेवल पर ये कर सकते हो, जो जनरल टॉपिक है, जो आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं, एफटी, रीजनिंग, जीएस, इनको रेडी करके रख लो। जब आएगा तो आप रेडी रहें। कितने फर्जी के बैच कोचिंग बना बना के एडमिशन उसमें लिए चले जा रहे हैं लोग, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और बैच अभी तक फरवरी जनवरी से चल रहा है, अब आएगा। पिछले साल से चल रहा है चर्चा। लोग अपने बैच भर रहे हैं और फिर किसी की जवाबदेही नहीं है। नहीं आया तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बच्चा पूछ रहा है, आपने बताया था मार्च में आएगा, अब बताओ, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो एक तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन फालतू कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। जब नोटिफिकेशन आएगा अपने आप आपको दिख जाएगा। बच्चे परेशान है, बेरोजगारी है, कोचिंग वाले भी परेशान है, बेरोजगारी है, दोनों परेशान है। पर इसका मतलब ये नहीं प्रोपेगेंडा किया जाए, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये फॉर्म आने वाला है, और पता लगा आ ही नहीं रहा, 1 साल से बेवकूफ बना रहे बच्चों को। यही सेम चीज लोगों ने आईआरएमएस में की थी, वही हाल आईआरएमएस में था, वही हाल इसमें आरआरबी जेई को लेकर चल रहा है। जब नोटिफिकेशन आएगा आपको दिख जाएगा। आप सिंपल अपना जो कॉमन सिलेबस है रेडी रख लो। नोटिफिकेशन आने के बाद कोई साल भर का टाइम नहीं मिलेगा। और जो फेक वेबसाइट है उनके चक्कर में भी ना पड़े। अभी एक फॉर्म फ्लोट हो रहा था कुछ दिन पहले कि ये नोटिफिकेशन आ गया, पता लगा वेबसाइट भी फर्जी और फॉर्म भी फर्जी। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, मैंने बताया भी था ये सही नहीं लग रहा है मुझे, और वो बनाते इस तरीके से तुम्हें लगेगा जेन्युइन है, पर लैंग्वेज जब अंदर जाके पढ़ोगे तो लैंग्वेज ऑथेंटिक नहीं लगेगी। वो टीचर जान पाएगा जो इतने साल से नोटिफिकेशन पढ़ रहा हो, उसको पता हो। बच्चे को क्या पता, बच्चे को लगेगा फॉर्म आ गया है। और सोशल मीडिया का समय, लाखों लोगों तक पहुंच जाती है चीज 2 मिनट में। तो इन सब ट्रैप में ना फंसे, कहने का मतलब है ट्रैप में ना फंसे। जब आएगा मैं अपने आप ही बता दूंगा, चलो ये नोटिफिकेशन फाइनल आ गया है अब। ठीक है। पढ़ाई तो आज के जमाने में एक बात है, दूसरा बेवकूफ बनने से कैसे बचना है वो दूसरी बात है। पढ़ना एक जरूरी चीज है, उसके बाद दूसरा है कि कैसे ट्रैप में ना फंसे, बेवकूफ ना बने। कुछ भी चल रहा है। ठीक है। तो सीजीपीडीटीएम का क्या काम है, यहां तक की कथा समाप्त। अगले पॉइंट पर आए। और इस बात का मतलब ये ना निकालें कि सबके लिए कॉमन बात हो रही है। जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है। ऑथेंटिक लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, वो नहीं इन चीजों को प्रमोट करते, पर शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं। बहुत से लोग गलत भी हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं।
नहीं तो वीडियो देखते ही तो 4 लोग कहेंगे अरे सर आप तो कोचिंग को कह रहे हो। सबको नहीं कह रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग ना होते तो भरोसा ही उठ जाता लोगों का कंपटीशन से। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन। अब ये दूसरा, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये आपको पूरा डिटेल बता रहा है एग्जामिनर, ये नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। ये वाला जो पार्ट है एग्जामिनर वाले में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्लॉज लिखे हुए हैं, अंदर पूरा लिख रखा है इसने। काम क्या होगा आपका, ये सब बता रखा है। पूछेगा भाई पेटेंट डिजाइन एग्जामिनर के लिए आप आए हो, आपका वर्क क्या होगा, तो यहाँ पे सब दे रखा है। देखो लिखा है द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, ये बैकबोन होता है पेटेंट ऑफिस का। तो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई। ग्रुप ए गेस्टेड है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और पेटेंट एक्ट 1970 के नियम को जानता हो, उसमें भी सेक्शन 12 को जानता हो। बिल्कुल क्लियर कट लिख रहा है आपका क्या काम होगा। द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन इज द बैकबोन ऑफ द पेटेंट ऑफिस हु एग्जामिन द पेटेंट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आएंगी उनको एग्जामिन कर सके पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एज पर दिस लॉ। एग्जामिनर का काम होगा जो पेटेंट एक्ट 1970 में सेक्शन 12 लिखा है उसके अकॉर्डिंग पेटेंट एप्लीकेशन का एग्जामिन कर सके। फिर देखो क्या क्या सारे काम। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन हैज बीन मेड, फिर सब सेक्शन 3 पूरा डिटेल में लिख रखा है ये। तो ये चीज तुम्हें इंटरव्यू में भी काम आएगी, ये वाला जो पॉइंट है एग्जामिनर का क्या रोल होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन में लिखता ही नहीं वो, और क्वेश्चन पूछेगा और आप इसका आंसर ना कर पाओ तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि नोटिफिकेशन में तुम्हारा काम बता रखा है तो भी तुमको नहीं पता। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन का पार्ट है, क्या वर्क होगा ये पढ़ना है। अब आते हैं सीपम। सीपम नीपम, दो वर्ड बताए थे, एक सीपम होता है एक नीपम होता है। आईपीआर प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए एक सेल है। आईपीआर प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए एक सेल है सीपम। टैगलाइन है इसका क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। सीपम का टैगलाइन है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। अब क्वेश्चन क्या बना, सीपम का फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन बना सीपम का फुल फॉर्म सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। टैगलाइन है इसका क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। इसका लोगो देखोगे उस पर लिखा हुआ है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। व्हाट इज सीपम। सीपम एक प्रोफेशनल बॉडी है डीपीआईआईटी के अंडर, उसी डिपार्टमेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री के डीपीआईआईटी का पार्ट है। तो सीपम इज अ प्रोफेशनल बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ डीपीआईआईटी। एजीज मतलब कंट्रोल। तो सीपम इज ए प्रोफेशनल बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इंश्योर फोकस्ड एक्शन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर एंड एड्रेस सम कोर एरियाज। जो आईपीआर की पॉलिसी है उससे संबंधित, आईपीआर के लिए जो पॉलिसीज बनी है, जो नियम बने हैं उससे संबंधित काम को डील करना। तो सीपम इज अ प्रोफेशनल बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ डीपीआईआईटी। ये इंश्योर करता है फोकस्ड एक्शन ऑन इश्यूज आईपीआर रिलेटेड, और आईपीआर की जो पॉलिसी बनी है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है। सीपम असिस्ट इन सिंप्लीफाइंग and streamlining of IP processes. Apart from undertaking steps for furthering IPR awareness, commercialization and enforcement. Simply मैं आपको बताऊं सीपम एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो इन सब चीजों के बारे में बड़े जानकार लोग होते हैं। आईपीआर में क्या होना चाहिए उन चीजों पे काम करते हैं। प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, नाम में लिखा हुआ है प्रोफेशनल्स, मतलब एक्सपर्ट हैं पर्टिकुलर आईपीआर के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट लोग इसमें होते हैं जो आईपी संबंधित पॉलिसी जो बननी है उसमें अपने आइडियाज दें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का ग्रुप है ये सीपम। अब इसको पढ़ो। सीपम इज ए प्रोफेशनल बॉडी डीपीआईआईटी के अंडर ही काम करते हैं, जिनका काम है आईपीआर रिलेटेड जो इश्यूज हैं और जो आईपीआर की नीति, आईपीआर की जो पॉलिसी है उसके उद्देश्य को पूरा करना कैसे। सीपम असिस्ट करता है, हेल्प करता है कैसे आईपीआर के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे टाइम टू टाइम उसको और आसान बनाया जाए।
आईपीआर अवेयरनेस लोगों में कैसे हो, कमर्शलाइजेशन उसका किस तरह से है, कैसे यूज हो सकता है, और इन्फोर्समेंट लागू किस तरह से होना है। फंक्शन अलग से हमने यहाँ नीचे मेंशन कर भी दिए। सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ आईपी प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल की जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, आईपीआर अवेयरनेस कैंपेन चलाना पूरे देश में, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़कर काम करना। तो सीपम का क्या रोल है? सीपम इन सारी चीजों के लिए काम करता है। Simplifying and streamlining of IP processes by formulating and implementing a focused strategy for each policy objective. दूसरा, कोऑर्डिनेशन करना स्टेट लेवल एजेंसी के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के साथ, इंडस्ट्री वाली जो बॉडीज हैं उनके साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक्सपर्ट लोग इन चीजों को जानते हैं। फिर आईपीआर अवेयरनेस कैंपेन चलाना, लोगों को जागरूक करना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में। अब वहां पर कोई सेमिनार वेबिनार अगर कर रहे हैं तो जो आईपीआर का एक्सपर्ट होगा वही तो एड्रेस करेगा, वही तो स्पीच देगा। सेमिनार वेबिनार कुछ भी करना है, लोगों को अवेयरनेस करना है या लोगों को ट्रेन करना है तो एक्सपर्ट ही तो करेंगे जो इसको जानते होंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लिखा है ना, ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना आईपीआर संबंधित, स्टडी एंड फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे प्रमोशन किया जाए और कैसे आईपीआर का कमर्शलाइजेशन होना चाहिए जिससे इकोनॉमी को भी फायदा मिले। तो एक्सपर्ट लोग हैं जो इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इंटरव्यू वगैरह में आपको हेल्प मिलेगी ये सब बताने में कि सीपम क्या काम करता है। अब आपको इतने पॉइंट पता है तो आप बता सकते हैं कैसे आईपी का कमर्शलाइजेशन होगा, लोगों को अवेयर करना, सेमिनार वेबिनार के द्वारा जागरूक करना, ट्रेनिंग कराना, एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, कोई डिपार्टमेंट के साथ, ये सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं। सीपम इन सारी चीजों को हैंडल करता है। फिर से एक बार रीड करना कर लो। तो सीपम एक तो हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन है टैगलाइन, सीपम का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है सीपम की टैगलाइन। तीसरा क्वेश्चन है सीपम किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, सीपम की फुल फॉर्म बताइए। दूसरा आएगा टैगलाइन क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है किस डिपार्टमेंट के अंडर है। चौथा काम है मेन फंक्शन क्या है, सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना आईपी रेट चीजों को। एक्सपर्ट्स का ग्रुप है ये। उसके बाद लोगों को अवेयर करना, कोऑर्डिनेशन करना एजेंसीज के साथ। फिर इसका वर्क पूछेगा, फंक्शन बताओ क्या है। कोई प्री में आ जाएगा, कोई मेंस में आ जाएगा, कोई आपका इंटरव्यू में पूछ लेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है नीपम। नीपम एक नेशनल प्रोग्राम है आईपीआर अवेयरनेस के लिए। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को आईपीआर के बारे में अवेयर करने का एजेंडा था इसका, और ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले हमने पूरा कर लिया है। सीपम का इस्टेब्लिशमेंट ईयर चेक कर लेना। सीपम का इस्टेब्लिशमेंट ईयर चेक कर लेना, 2016 है। एक बार इसको चेक भी कर लेना, सीपम का इस्टेब्लिशमेंट ईयर। हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए,
एस्टेब्लिशमेंट मतलब बहुत पुराना नहीं है, 2016 एस्टेब्लिशमेंट ईयर। चेक कर लेना इसको, कहीं 16 कहीं 18 दे रखा है। 16 मेरे हिसाब से आप 16 नोट करिए। सीपम का एस्टेब्लिशमेंट 16 में, कहीं 16 कहीं 18 लिख रखा है, 16 ठीक है वैसे। ठीक है, अब आता है नीपम। नीपम एक नेशनल अवेयरनेस मिशन है आईपीआर का। नीपम एजेंसी का नाम नहीं है, नीपम प्रोग्राम का नाम है। अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, उसका नाम नीपम है। सीपम तो एजेंसी है, सीपम तो एक डिपार्टमेंट मान लो, एक एजेंसी है, एक्सपर्ट्स का ग्रुप है सीपम, एक सेल बनी हुई है आईपीआर के लिए, एक्सपर्ट्स की टीम है। नीपम जो है वो नेशनल प्रोग्राम है, ये नेशनल प्रोग्राम है, ये कोई एजेंसी का नाम नहीं है। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसकी शुरुआत की गई आईपी अवेयरनेस, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, उसमें कई सारे काम हुए, जिसमें एक काम आईपी अवेयरनेस को लेकर चलाया गया नीपम प्रोग्राम। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन हुए हैं, कई जगह आपको कई काम इसमें समझ आए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो कई एरिया में अलग अलग काम किए गए, कई प्रोग्राम चलाए गए। जैसे शहीदों के स्मारक पे उस दिन कोई प्रोग्राम हो या श्रद्धांजलि दी जाए, तो इस तरीके से बहुत सारे जो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव कई जगह आपको सुनाई दिया। ये इसमें आईपी को लेकर प्रोग्राम, उसका नाम है नीपम। तो नीपम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आईपी अवेयरनेस और बेसिक ट्रेनिंग। 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ। अब ये क्वेश्चन आएगा, देखना इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और क्या इसका मोटिव था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में 8 दिसंबर 2021 को नीपम प्रोग्राम शुरू हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस और बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। ये पैन इंडिया प्रोग्राम था, जिसका एम था टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके अधिकारों के बारे में बताना। 1 मिलियन स्टूडेंट्स को कवर करना था। इसका टारगेट था 1 मिलियन स्टूडेंट को आईपी और उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए। मेन फोकस 8 to 12 के स्टूडेंट होंगे और कॉलेज स्टूडेंट भी होंगे। मेन फोकस स्कूल में तो 8 to 12 वाले बच्चे और इस कॉलेज के स्टूडेंट भी। तो नीपम अ फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्पार्ट अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग, 8 दिसंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का ही पार्ट था। ये भी पैन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके राइट्स को स्टूडेंट्स को अवेयर करना, इसके बारे में 1 मिलियन स्टूडेंट्स को कवर करना था। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इनोवेशन स्टूडेंट्स में बढ़े, स्टूडेंट में मोटिवेशन आए, आगे के लिए वो प्रिपेयर हों कि वो साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में इनकरेज हो पाए, कुछ काम कर पाए। तो 8 to 12 क्लास के बच्चे और कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसमें चुना गया। 8 to 12 क्लास के बच्चे इसका एक जो मेन एरिया था वो, और कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी, जिससे वो इनोवेशन को समझ सकें, इनोवेशन को लेकर उनके राइट्स क्या हैं, कौन सी चीज किसमें कवर होती है, जिससे आगे जाकर वो इस दिशा में भी सोचे और अल्टीमेटली इंडिया को इसका फायदा मिले भविष्य में, इनोवेशन वगैरह के क्षेत्र में हम लोग और बेहतर काम कर पाए। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई CGPDTM। अब इन्हीं का प्रोग्राम है तो क्वेश्चन आएगा ही, इसी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, CGPDTM का पक्का क्वेश्चन है ये, या प्री में या मेंस में पूछेगा ही पूछेगा। कई लोगों से इंटरव्यू में पूछेगा नीपम बताओ क्या होता है। तीनों स्टेज में से एक या दो जगह आपको नजर आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो नीपम प्रोग्राम CGPDTM का ही प्रोग्राम है। 1 मिलियन स्टूडेंट को आईपी रिलेटेड अवेयर करना, स्कूल के 8 to 12 के बच्चे, उसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी। मेन फोकस स्कूल पर था, मेन फोकस स्कूल पर था, पर कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया और समय से पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया गया। अभी जल्दी ही न्यूज आई, कुछ दिन पहले ही न्यूज आई कि नीपम जो प्रोग्राम है उसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है 31 जुलाई 2022 को ही, जबकि डेडलाइन थी 15 अगस्त, उससे पहले ही मिशन पूरा हो गया है। ये अभी न्यूज में आया कुछ टाइम पहले कि जो टारगेट था 15 अगस्त तक पूरा करने का, डेडलाइन जो थी उससे पहले ही ये मिशन पूरा हो गया है। ठीक है, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन हैज अचीव्ड इट्स टारगेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस का टारगेट और बेसिक ट्रेनिंग जो देनी थी 1 मिलियन स्टूडेंट को, वो डेडलाइन से पहले पूरा कर लिया गया। और इस पूरे पीरियड में क्या अचीव किया इस मिशन ने, इस पूरे
पॉइंट में पूरे इसमें मिशन ने क्या अचीव किया है? टोटल पार्टिसिपेंट इसमें 1 मिलियन को पूरा करना था, 1 मिलियन से ज्यादा हुआ है। कितने इंस्टीट्यूट कवर किए गए हैं एजुकेशनल? 3662। कितना एरिया कवर किया गया है? 28 स्टेट और 7 यूटीज कवर किए गए हैं। क्या सक्सेस रही? डाटा क्या रहा कि जो ये नीपम प्रोग्राम चलाया गया, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, स्टूडेंट फैकल्टी सब मिलाकर 1 मिलियन से ऊपर। कितने इंस्टीट्यूट इसमें कवर हुए? 3662। कितने स्टेट और यूटी में चलाया गया? 28 स्टेट और 7 यूटी में नीपम प्रोग्राम। द वे फॉरवर्ड is to strengthen the NIPAM program further to nurture and encourage innovation and creativity, thereby contributing towards cultural and economic development of the country through a revamped manner, utilizing the existing resource of the IP office in collaboration with Atal Innovation Mission, AICT UGC। भाई एजुकेशन के क्षेत्र में आप मतलब स्कूल कॉलेजेस वगैरह को अवेयर कर रहे हो, इसमें तो जो एजेंसीज होंगी उनके साथ तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। AICTE है, UGC है, अटल इनोवेशन मिशन पर भी क्वेश्चन आएगा आपका। नीति आयोग का एक प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन, इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा। एक सेतु प्रोग्राम है, एक अटल इनोवेशन मिशन है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स भी लगाए गए हैं टेक्नोलॉजी के लिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। The way forward is to strengthen the NIPAM program further to nurture and encourage innovation and creativity, thereby contributing towards cultural and economic development of society through a revamped manner। तो IP ऑफिस और इनका कोलैबोरेशन है आपस में, इसको लेकर IP ऑफिस और इनका आपस में कोलैबोरेशन कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जैसे AICTE है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ये एफिलिएशन वगैरह देते हैं कॉलेजेस को, तो टेक्नोलॉजी पे तो काम हो ही रहा है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, स्टार्टअप को लेके एक प्रोग्राम है, उसका नाम सेतु है। अटल इनोवेशन मिशन में ही लगाए गए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, तो इन सबका पर्पस कहीं ना कहीं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, यही तो है। अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप को प्रमोट करना। फिर नीति आयोग का क्या काम है, इनोवेशन वगैरह के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इनके और कौन से प्रोग्राम है, ये सारे टॉपिक आपका इसी से संबंधित है। टेक्नोलॉजी को आप बढ़ाओगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो साथ साथ आपको उसको प्रोटेक्ट भी तो करना होगा IPR के तहत। इनोवेशन आप करोगे, टेक्नोलॉजी को आप बढ़ाओगे, बच्चों को मोटिवेट करोगे, बच्चों को ट्रेन करोगे, तो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। या अपने रिसर्च करके ऐसे ही छोड़ दें, कोई विदेशी जाके पेटेंट करा ले उस पर, तो जो वो बनाए, जो वो सीखें, जो टेक्नोलॉजी ग्रो करे, उसका पेटेंट IP पता होना चाहिए उनको। तो ये हो गया एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, और बहुत अच्छा काम है ये कि टेक्नोलॉजी तो बढ़े, पर अब अपने यहाँ तुम देखो कितने इंजीनियरिंग के लोग हैं, कितने लोगों को IPR पता है। इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है या रिसर्च वगैरह में जो लोग हैं या PhD जो कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने लोग जानते हैं? पूरे इसके लॉ रूल्स भी नहीं पता होंगे, ठीक है। तो इंडिया में एक बड़ा गैप है इस चीज को लेकर। टेक्नोलॉजी में लोग काम भी कर रहे हैं, उनको भी IPR का नहीं पता है कि उनका IPR जो है वो कौन सा राइट में आएगा, कौन सा काम किस में आएगा। कितने पेंटर हैं, कितने पोएट हैं, उनको पता ही नहीं IPR के बारे में, कॉपीराइट के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए टॉपिक जरूरी है, और स्कूल कॉलेजेस से ही जोड़ दिया जा रहा है। ये और अच्छी बात है कि स्कूल कॉलेज में ही इन चीजों को समझाया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी जो है और टेक्नोलॉजी बनेगी और IPR में जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, टेक्नोलॉजी का बनना और उसको प्रोटेक्ट करना, टेक्नोलॉजी का बनना और उसको साथ साथ प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मैं आपको बताऊंगा हमारी IPR पॉलिसी 2016 जो है, क्यों इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, सीपम नीपम क्यों बन रहे हैं ये सब, क्योंकि हमारी 2016 में पॉलिसी थी इसको प्रमोट करने की। ये सीपम नीपम की जरूरत क्यों हुई, गवर्नमेंट क्यों आप देख रहे हो कि 16 में 18 में इतना काम क्यों कर रही है, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी 2016 की नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी ये कहती है कि हमें इन सब चीजों को करना था। इस पॉलिसी के तहत, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 के तहत हमें एक सारे काम करने थे, इसको स्ट्रेंथन करना था। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बात, ठीक है। कल हमारा टॉपिक नेशनल IPR पॉलिसी से शुरू होगा। तो काफी चीजें आप देख चुके हैं। अब बेसिकली हमें इसमें 2 पार्ट कवर करने हैं। हमारे जो एक्ट बने हुए हैं, एक्ट में क्या क्या लिखा है। दूसरा पार्ट है जो वाइपो रिलेटेड ट्रीटीज हैं,
उनमें खासकर इंडिया जिसमें पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, बर्न कन्वेंशन किसको डील करती है, नैरोबी कन्वेंशन किसके बारे में है, रोम कन्वेंशन किसके बारे में, वॉशिंगटन कन्वेंशन क्या कह रही है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किसके बारे में। तो हमें कीवर्ड पता होने चाहिए। वाइपो वाली जो ट्रीटी है इंटरनेशनल, कौन सी ट्रीटी किसके बारे में, कौन पेटेंट के बारे में है, कौन डिजाइन के बारे में, कौन ट्रेडमार्क, कौन कॉपीराइट, कौन आपका प्लांट वैरायटी, कौन आईपीआर, कौन आपका इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। तो हमारे नेशनल लॉज एक तरफ और दूसरा इंटरनेशनल लॉज, नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉ अगला टॉपिक हमारा इस पर आएगा। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी के बाद हम बात करेंगे नेशनल ट्रीटीज, फिर इंटरनेशनल ट्रीटी। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, फिक्की क्या चीज है, सीआईआई क्या है, फिर आपका एसोचैम क्या है, फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो आपका ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही, 40 नंबर पे रहा। फिर नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट जारी की, उसमें स्टेट्स की परफॉर्मेंस क्या रही। कल हम ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलो क्लास आज तक रखते हैं, इसके आगे कहानी कल। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।